गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 के 25 साल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं पहले के, उसको आज हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि क्वेश्चन इसमें कैसे रिपीट होते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल का बनाया हुआ था, उसमें मैंने बताया था कि कैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप 40 से 50 क्वेश्चन का लिस्ट बना लेते हैं तो उसी क्वेश्चन का आपको तैयार करना होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें भी यही बात है, जो जीएस का जो पेपर है इससे भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट हो रहे हैं। अगर आप इसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 में क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लें, लगभग 40 से 50 तो आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो चलिए पहले पेपर 1 देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पेपर 1 का 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन है दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास और आर्ट एंड कल्चर। और जिसका दूसरा सेक्शन है वो है करेंट आईआर। तो जो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन है उसके क्वेश्चन आपको काफ़ी रिपीट होंगे, उसमें नया क्वेश्चन लगभग न के बराबर आता है। और जो आईआर और करंट के क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन रिपीट ज़्यादा तो नहीं होते हैं, पर उस समय का जो करंट है उसको आप कर लीजिएगा तो हो जाएगा। और जो इसका तीसरा सेक्शन है वो है आपका स्टेट्स, तो उसकी उसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। और जो इसका पेपर 2 है उसमें उसका 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन है पॉलिटी, दूसरा सेक्शन है साइंस एंड टेक और तीसरा सेक्शन है इकोनॉमिक्स। उसमें भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो पॉलिटी का सेक्शन है उसमें आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट हर दूसरे साल पर रिपीट हुए हैं। और इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन उसमें भी मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। और जो साइंस एंड टेक वाला जो सेक्शन है उसको आप करंट से देखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं कला और संस्कृति में सेक्शन 1। तो यहाँ का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जो 64 में पूछा हुआ था, मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उसके संबंध पर प्रकाश डालिए। मौर्य कला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके पहले भी क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर देखिए, मौर्य कला पर प्रकाश डालिए तथा इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए आप 3 नंबर 462 में। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मौर्य कला के प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो आप नीचे देखेंगे जाके तो लगभग 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है। इसके अलावा फ्रेंड, जो दूसरा क्वेश्चन है पटना कलम शैली को लेकर। तो पटना कलम चित्रकला की शैली के मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। और इसके बाद जो तीसरा जो क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट रिपीट होता है वो है पाल कला। पाल कला है, तो जितने भी आपको देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जो बताया, यहाँ पर पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम शैली और मधुबनी। मधुबनी भी एक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको हमेशा रिपीट होंगे। चार ही सेक्शन इसका है। पहला पहला आपका हो जाएगा मौर्य कला, दूसरा हो जाएगा पाल कला, तीसरा हो जाएगा पटना कलम शैली और चौथा हो जाएगा मधुबनी मधुबनी शैली। उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसका सारा एंगल तैयार कर लीजिए। जैसे कि देखिए, मौर्य कला में पूछा हुआ है कि मौर्य कला पर प्रकाश डालिए तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ये 60 से 62 में पूछा हुआ है। वहीं पर आप नीचे जाइएगा 7 नंबर में, तो ये पूछा हुआ है कि मौर्य कला तथा स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। और जब उसके आप नीचे जाते हैं तो मौर्यकालीन मूर्ति कला के, तो इसका कहने का सेंस ये है कि आप इसके जितने भी एंगल है, चाहे भवन निर्माण कला हो, चाहे वो उसका स्थापत्य कला हो या मूर्ति कला हो, सारा एंगल तैयार कर लीजिए। उसका बौद्ध से क्या रिलेशन है, क्योंकि क्वेश्चन वही रहेगा, बस उसका एंगल अलग रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक वही चीज़ आपको पटना कलम शैली में कर लेना है और मधुबनी में भी कर लेना है और पाल में भी कर लेना है। पाल में भी स्थापत्य मूर्ति कला दोनों तैयार कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स। ये 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार की कला एवं चित्रकला पर एक निबंध लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये भी तो वही क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। जब कला की बात कीजिएगा तो इसमें मौर्य कला आ जाएगा, पाल कला आ जाएगा, सारा आ जाएगा। चित्रकला की बात करेंगे तो इसमें आपका पटना कलम शैली आ जाएगी। इसके बाद मधुबनी चित्रकला आ जाएगा। तो उसका शॉर्ट में बताना होगा आपको सारे को। ठीक है फ्रेंड। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि क्या तैयार करना है यहाँ पे। मेनली 4 ही क्वेश्चन का सारा एंगल तैयार करना है। इसके बाद हम लोग आते हैं इसके इतिहास में। तो इतिहास में जनजातीय जो विद्रोह है उससे भी लगभग क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और जनजातीय विद्रोह में भी 2-3 ही है। एक तो है आपका संथाल विद्रोह है और एक बिरसा आंदोलन है। ठीक है फ्रेंड। और एक किसान आंदोलन से क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको अच्छे से तैयार करना है। इसमें आपको संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों का विवेचना कीजिए। इसके बाद बिहार में संथाल विद्रोह देख रहे हैं, बिरसा आंदोलन। इसके बाद यहाँ पर देखिए संथाल विद्रोह, तो मतलब संथाल विद्रोह तैयार कर लीजिए, बिरसा विद्रोह तैयार कर लीजिए। और एक क्वेश्चन 64 में इस बार थोड़ा सा कह सकते हैं कि नया टाइप से आया था कि उपयुक्त उदाहरण सहित 19वीं सदी में जनजातीय प्रतिरोध की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए।
उनके सफलता का कारण बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो लिखा हुआ है कि जनजातीय प्रतिरोध की विशेषताओं का समीक्षा कीजिए, तो आप संथाल पढ़िएगा तो उसका भी वही विशेषता होगा जो बिरसा का होगा, चाहे जो अन्य जनजातीय प्रतिरोध का होता है। तो यहाँ से तो आप निकाल लीजिएगा। इसके अलावा आपको कुछ और जनजातीय विद्रोह का नाम याद करने होंगे, जैसे हो विद्रोह हो गया आपका, इसके बाद अहोम विद्रोह हो गया। उस तरह से आपको 5-6 तैयार करने होंगे। तो इस बार थोड़ा सा अलग था, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको 4-5 ही तैयार करने हैं। इसका हम आते हैं तीसरा सेक्शन में, स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु। इसमें आपको राष्ट्रवाद को अच्छे से तैयार कर लेना है। राष्ट्रवाद पिछले 2-3 बार से पूछ रहा है, तो आपको तैयार कर लीजिए। 64 में पूछा था कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के विकास का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। इसका चंपारण सत्याग्रह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लगातार 2 बार पूछा हुआ है। 63 में पूछा, 64 में पूछा। जनरली 2 बार किसी जगह पूछा नहीं जाता, लेकिन इसमें 2 बार पूछ दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और गांधी जी का पूरा सारा एंगल तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग और देखते हैं, तो आगे आते हैं। तो हाँ, 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की भूमिका, ये इसका एवरग्रीन क्वेश्चन है। ये 1 या 2 साल बीच लगा के हमेशा पूछा जाता है, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह मैंने पहले ही बता दिया था कि लगातार 2 बार आया हुआ है, तो ये नहीं कह सकते कि अगली बार नहीं आएगा। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, और जैसा कि मैंने बताया था, गांधी जी का सारा एंगल तैयार करना है। देखिए यहाँ पर सार सपाटी में पूछा हुआ था कि गांधी जी की रहस्यात्मकता में मौलिक विचारों का दाव पेचों की सहज प्रवृत्ति और लोक चेतना में अनोखी पैठ के साथ अनोखा मेल शामिल है, व्याख्या कीजिए। तो गांधी को आप पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर और उनका साहित्य में जो योगदान है उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति। इसके बाद आपका ये जो 1857 दोबारा पूछा हुआ है, किसान विद्रोह के लिए चंपारण सत्याग्रह, देखिए ये तीसरी बार पूछ रहा है। इसके बाद राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद फ्रेंड्स हर दूसरे साल पूछता है, या तो राष्ट्रवाद को पूछ लेगा, नहीं तो राष्ट्रवाद में रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमिका को पूछ लेगा। ठीक है, तो मेनली 3 लोग हैं, गांधी जी हैं, नेहरू हैं और टैगोर है। इन तीनों के बारे में आप 360 एंगल तैयार कर लीजिएगा चारों तरफ से, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। और बाकी 1857 के विद्रोह के बारे में पूरा डिटेल, कुंवर सिंह का योगदान क्या था, वो हर साल लगभग 100 साल पूछता है। इसके बाद थोड़ा सा आपको अलग जो तैयार करना वो है आपका सविनय अवज्ञा, इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और किसान आंदोलन को भी तैयार कर लीजिएगा। इसमें स्वामी सहजानंद को स्पेशली तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यही मैंने जो 6-7 जो बताया है, उसी को क्वेश्चन लगभग आपके 39वीं से लेकर 64वीं तक में ऑलमोस्ट 3 से 4 बार वो क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। तो आपको एक अंदाजा लग रहा होगा आपको तैयार क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके हो गए, ये आपके हो गए स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु। इसके अलावा एक इसका और भी एंगल है, वो है आपका शिक्षा और अन्य बिंदु। तो उसको भी आपको तैयार करना होगा। शिक्षा में जनरली 2-3 टाइप का ही है। एक तो है आपकी 1857 से लेकर अब तक जो डेवलपमेंट है वो देख लीजिएगा बिहार में। ठीक है, 50 शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा ये भी देख लीजिएगा। और तकनीकी शिक्षा अलग से पूछता है कभी कभी, तो उसको भी देख। तकनीकी शिक्षा में जनरली आप जो भी आपके PMCH हो गया या फिर IIT NIT जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको लेकर आप इसको कर दीजिएगा तैयार। इसके अलावा प्रेस की भूमिका हो गया, और बिहार से बंगाल अलग अलग होने और आधुनिक बिहार के निर्माण का प्रकार डाली, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा तैयार हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि पेपर 1 में आपका स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो आर्ट एंड कल्चर का और इतिहास का सारा सेगमेंट देख लिया है। इसमें लगभग आपको देखने को मिल रहा होगा कि 40 से 50 क्वेश्चन ही है, जो लगभग हर साल रिपीट होते हैं। जो आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन उसमें 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन जो इतिहास वाला सेक्शन है इसमें लगभग 12 से 13 क्वेश्चन है, उसको आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। इसका हम आते हैं पेपर 2 में। तो फ्रेंड्स, इसका जो पेपर 2 है उसका जो पॉलिटी वाला सेक्शन है ना, वो बिल्कुल आप इसको गेस कर सकते हैं कि अगली बार क्या आने वाला है। बाकी जो इसका जो सेक्शन है, इसका जो सेक्शन वो वाला है, क्या बोलते हैं कि साइंस एंड टेक वाला, उसमें आपको करंट देखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप पूरा यहाँ पे देखिएगा तो लगभग वही है। करंट का मैं नहीं बता रहा हूँ, पेपर 1 में मैं करंट का बता रहा हूँ। करंट में आप IR तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, ज़्यादातर क्वेश्चन IR से आते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं वैसे, लेकिन वो क्वेश्चन आपको ज़्यादातर करंट से रहेंगे। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे सेगमेंट 2 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 64 में जो क्वेश्चन आया हुआ था,
यहाँ पर तो सबसे पहला पूछा था कि यूएनडीपी में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का मुख्य विषय क्या है और किस प्रकार आय औसत और वर्तमान स्थिति का आगे चला जाता है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया था, कह सकते हैं कि अ, मुख्य बिंदु से थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया था, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आईआर और उसमें करंट्स रहे। जैसे ये देखिए, चबहार बंदरगाह, ये आईआर क्वेश्चन है। इसके बाद ओआईसी यहाँ पर आया हुआ है। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, भू राजकीय गतिशीलता के सांकेतिक परिवर्तन में ओआईसी के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को अतिथि विशेष के रूप में यूएई का निमंत्रण का विवेचन किया। तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन आईआर से पूछा हुआ है, ठीक है। और एक क्वेश्चन भारत नेपाल और भूटान के बीच मुक्त द्वार नीति है, तो ये भी आईआर ही है। मतलब देख रहे हैं कि 5 क्वेश्चन आपको इसमें 3 क्वेश्चन लिखना था, जिसमें से आपके लगभग 4 क्वेश्चन आईआर के ही है। तो आपको अंदाजा लग रहा है कि तैयार क्या करना है आपको, ठीक है। उस तरह से मैं 63वीं का मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे बी मिस्टेक है, ये आईआर का क्वेश्चन है। रोहिंग्या संकट संकट ऑलमोस्ट आईआर है। 2+2 प्लस वार्ता आईआर। एनसीआर विवाद, हाँ ये उस समय का राष्ट्रीय करंट था, नेशनल लेवल करंट था, वो था। फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, इसको भी आप कहीं ना कहीं आईआर से कोरिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो 5 क्वेश्चन पूछे गए, इसमें 4 क्वेश्चन आईआर के ही पूछे गए। तो आपको तैयार करना है आईआर, और उस समय का जो सबसे बड़ा बड़ा करंट होगा उसको तैयार कर लेना। यहाँ पे देखिए, साबरमती में डोकलाम विवाद पूछा हुआ है, उत्तर कोरिया अमेरिका विवाद, तो आपको पता चल रहा होगा। अब मैं सारा डिस्कस यहाँ पर नहीं कराऊंगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। अब हम लोग आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में फ्रेंड्स, इसका 3 सेक्शन मैंने पहले बताया था। एक सेक्शन हो जाएगा आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, दूसरा सेक्शन है इकोनॉमिक्स, और तीसरा सेक्शन है साइंस एंड टेक। तो इसका जो भारतीय राज्य व्यवस्था वाला सेक्शन है और जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है, उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो मिला जुला के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उसी को बीपीएससी रिपीट करता है। लेकिन जो इसका तीसरा सेक्शन है ये साइंस एंड टेक वाला, उसको अपना उस समय करंट के रिगार्डिंग तैयार कर लीजिएगा। जो उस समय समस्या चल रही होगी, कोई भी समस्या, प्लास्टिक को लेकर समस्या हो या कुछ स्पेस में डेवलपमेंट हुआ हो, तो उसको लेकर आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली मैं आपको बता देता हूँ राज्य व्यवस्था के बारे में और इकोनॉमिक्स के बारे में, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 64 से। तो 64 में फ्रेंड्स देखिए, वो जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संविधान उपबंध किए गए हैं? तो फ्रेंड्स, आपको तैयार क्या करना है पॉलिटी में? सबसे पहले आपको तैयार करना है प्रस्तावना। प्रस्तावना में जितने भी वर्ड दिए गए हैं, उसका अर्थ क्या है, उसको लेके कौन कौन से प्रोविजन है हमारे संविधान के अंदर। इसके अलावा सरकार उसके लिए कौन सी पॉलिसी बना रही है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य को उठाया हुआ है, और ये पूछा हुआ है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से संविधान को बंद है। इसका दूसरा क्वेश्चन पाते हैं, तो इसमें आया कि भारतीय राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका। फ्रेंड्स, राज्यपाल की भूमिका एक एवरग्रीन क्वेश्चन है। जैसे हम लोग सेक्शन 1 में, पेपरों का सेक्शन 1 में मौर्य कला, पाल कला जो है ना, उसी टाइप से यहाँ पर राज्यपाल है। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि लगभग दूसरे तीसरे साल ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो राज्यपाल का सारा एंगल तैयार कर लीजिए आप। उस समय करंट क्या चल रहा है, तो हमेशा चर्चा में रहते हैं किसी न किसी स्टेट को लेकर। जैसे अभी राजस्थान को लेकर चर्चा में है, तो कभी बिहार को लेकर चर्चा में रहे हैं, तो ये हमेशा से बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन, आप एक साल बीच लगा के। तो राज्यपाल की शक्तियाँ, इसके बाद इनका जो भी पावर है और कहाँ पर कमियाँ, इनसे रिलेटेड जो भी कमेटी बनाई गई है, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद उसका जो तीसरा क्वेश्चन है, भारत भारत शासन में न्यायिक सक्रियता। ये भी फ्रेंड्स एक एवरग्रीन क्वेश्चन, न्यायिक सक्रियता भी हमेशा चर्चा में रहता है, और क्वेश्चन इससे भी आना ही आना है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक राजनीतिक दल। दोस्तों, आप राजनीतिक दल को अच्छे से तैयार कर लीजिए। राजनीतिक दल के से रिलेटेड आपको राजनीतिक दल में जातिवाद पूछ देगा कि बिहार की राजनीति में जातिवाद की क्या भूमिका है। इसके अलावा बहुत अधिक दल है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो राजनीतिक दल का बिहार बिहार में अलग अलग एंगल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसका पूरा आप 360 डिग्री तैयार कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब 63वीं में देखते हैं। तो 63वीं में भी, हाँ, एक ये सेक्शन है, निर्वाचन आयोग। ये भी आपको लगभग 3 से 4 बार रिपीट किया हुआ अभी तक। इसका देखिए, राजनीति में विकास के बजाय, क्या आप सहमत हैं कि भारतीय राजनीति आज मुख्य रूप से वर्णात्मक राजनीति के बजाय विकास की राजनीति का घूमती है? देखिए, राजनीति का चर्चा यहाँ भी आ गया।
तो राजनीति का पूरा अच्छे से तैयार, राजनीतिक दल, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके अलावा हाल के दिनों में भारतीय पार्टी की राजनीति पर बढ़ते क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रभाव, देखिए यहाँ पे वही चीज़ है। इसके बाद संविधान और संवैधानिकता में क्या अंतर है। सुप्रीम कोर्ट की देखिए मूल संरचना, यहाँ पे मूल संरचना आ गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग जो भी चीज़ है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसको हम आगे चलते हैं। तो 762 में देख लीजिए आप, यहाँ पर DPSP है, उसको तैयार कर लीजिए। देखिए यहाँ पे राजनीति में आ गया भारतीय राजनीति में दबाव समूह। तो राजनीति का सारा एंगल, दबाव समूह, जाति, इसका बहुत अधिक राजनीतिक दल की क्या भूमिका है, राजनीतिक हमारा किस और मूव कर रहा है, ये सारा एंगल आप तैयार कर लीजिए। देखिए यहाँ राज्यपाल की शक्ति बारे में पूछा हुआ है, ये 762 में पूछा हुआ है, और 63वीं गैप करके 64वीं में पूछ लिया है। तो एक संभावना है कि 65वीं में नहीं पूछेगा तो 66वीं में तो पूछना ही पूछना है। तो अगर आपको पता है कि सब क्वेश्चन को बार बार आने हैं तो क्यों ना उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने बताया था राजनीतिक दल में भारतीय चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका, तो यहाँ पे पूछा हुआ आपका। इसके अलावा संघात्मक व्यवस्था को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि संघात्मक जो प्रोविजन है हमारे संविधान में, उसको भी लेकर किसी न किसी रूप में क्वेश्चन पूछा है, चाहे GST को लेकर पूछा जाए या किसी अन्य केंद्र या राज्य के बीच तनाव को लेकर पूछा जाए, तो उसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा, ठीक है। फिर न्यायिक समीक्षा, इसके बाद न्यायिक सक्रियता, जितने भी जो एंगल हैं सुप्रीम कोर्ट के मूल ढांचे से रिलेटेड, उसको तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे राज्यपाल आ गया, तो राज्यपाल अब यहाँ निर्वाचन आयोग आया है। फिर DPSP, तो DPSP, निर्वाचन आयोग, राज्यपाल और संघीय व्यवस्था प्रस्तावना, आपको पता चल रहा होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप खुद भी पढ़ के अंदाजा लगा सके कि आपको 40 से 50 क्वेश्चन या 40 से 50 टॉपिक कौन कौन आपको तैयार करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लगभग 60-70 क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 में तैयार करके पहले जा रहे हैं, तो लगभग आपको क्वेश्चन वही आएंगे। और आपको भी पता है कि सारा क्वेश्चन लिखना नहीं होता है, 4 में 3 ही क्वेश्चन लिखने होते हैं या 5 में 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो ऐसे में आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में चले जाइएगा और अपना पूरा जो कंसंट्रेशन है उस क्वेश्चन पर लगाइएगा जो नया हो, ठीक है। तो इसलिए मेरा बताने का पर्पस बस यही था। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। देखिए यहाँ पे चुनावी लोकतंत्र में हृदय गति के समान है, यहाँ पे बार बार आ गया। यहाँ पे राजनीतिक दल आ गया, आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक काम करता है। तो अब देख रहे हैं कि राजनीतिक दल और राजनीति, ये बिहार का फेवरेट कर सकते हैं टॉपिक है ये, ठीक है। इसके अलावा पंचायती राज को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के आधारभूत प्रावधानों का उल्लेख यहाँ पूछा हुआ है। फिर यहाँ पर चुनाव आयोग का द्वारा पूछा हुआ है, फिर चुनाव प्रचार, फिर राजनीति, भारतीय राजनीति भाषा की भूमिका। तो राजनीति का और 360 तैयार कर लीजिए, 360 डिग्री से तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप 73वां संविधान द्वारा पूछ लिया। इसके बाद आपका यहाँ पर पूछा हुआ है भारत का वर्ग रचना में जाति की भूमिका, बिहार में चुनाव प्रक्रिया। तो इस तरह से आप लगभग 40 से 50 टॉपिक आप आराम से तैयार कर सकते हैं, और वही आपको करना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद संसदीय संप्रभुता को भी देख लीजिएगा, ये भी उसका एवरग्रीन क्वेश्चन है। फिर DPSP देखिए, चौथी बार रिपीट किया DPSP को। देखिए DPSP को चौथी बार किया, राज्यपाल को 5-6 बार कर चुका है। और जो बिहार की जो राजनीति है और उससे जुड़े जो मुद्दे हैं, वो तो मुझे लगता है 10 से 12 बार पूछ चुका अब तक, मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। तो पंचायती राज से भी लगभग तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा संघीय और परिसंघीय व्यवस्था, ये भी मैंने बताया आपको। तो ये आपको पता चल गया होगा क्या क्या तैयार करना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसके आते हैं सेक्शन 2 में। तो इसका जो सेक्शन 2 है वो है अर्थव्यवस्था। इसमें भारत से भूगोल के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड इसका भी एक लिमिटेशन है, और उसी को लेकर ये क्वेश्चन बार बार BPSC पूछता है। जैसे कि खाद्य सुरक्षा, ये भी इसका फेवरेट टॉपिक है। फिर WTO, आर्थिक नियोजन, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब जो हॉट टॉपिक है, ये क्वेश्चन हमेशा से प्रासंगिक रहेंगे। क्योंकि खाद्य सुरक्षा हो गया या फिर बेरोजगारी हो गया या WTO हो गया, ये आने वाले समय भी प्रासंगिक रहेगा और क्वेश्चन इससे बनते रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को आप तैयार कर लीजिए। मैं आपको केवल वो टॉपिक का नाम बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपका यहाँ पर WTO हो गया, आर्थिक नियोजन, सारा पंचवर्षीय योजना देख लीजिएगा। देखिए पंचवर्षीय योजना को हटा दिया गया है, लेकिन बिहार अभी भी क्वेश्चन इससे पूछता है, यहाँ तक UPSC के प्लेस से क्वेश्चन इससे आते हैं। तो महत्व उससे गए नहीं हैं, तो उसको भी आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, कृषि से रिलेटेड प्रमुख समस्या, ये भी बहुत इसका फेवरेट जोन है, कृषि, भारतीय कृषि संबंधित, गरीबी हो गया। इसके बाद आपका उद्योग से रिलेटेड, कि उद्योग की समस्या क्या बुनियादी समस्या है, क्योंकि हमेशा से एक मुद्दा बना रहा है बिहार में कि बिहार में उद्योग धंधे नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमेशा भी आगे जब तक
पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइज हो नहीं जाता बिहार, तब तक एक मुद्दा बना ही रहेगा आपका। तो आप तैयार कर लीजिए उसको। अब ये खनिज वाला है, तो खनिज वाला क्वेश्चन तो लगभग मुझे लगता है कि नहीं पूछेगा, ठीक है ना। ये इस बार पूछा हुआ है कि खनिज की जहाँ तक बात है तो वो, हाँ, खनिज नीति को लेकर पूछ सकता है, लेकिन बिहार में मिनरल्स को लेकर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप 7 में रोजगार को लेकर, मैंने पहले बार बताया था कि रोजगार को लेकर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इसके बाद देखिए कृषि को लेकर पूछा है दोबारा ये। तो मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ, ठीक है। रोजगार, कृषि, खाद्य सुरक्षा, WTO। इसके बाद इंडस्ट्री। इसके बाद पंचायत। देखिए पंचायत तो पेपर 2 का है, अब ये तो पेपर 1 का ये तो सेक्शन 1 का था ये संविधान से, लेकिन सेक्शन 2 में दे दिया है पंचायत को लेके। तो इसको आप तैयारी कर लीजिए बढ़िया से। हाँ, एक GST भी बन गया आपका टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक बन गया है, जो आगे क्वेश्चन आते ही रहेगा आपका वो। तो GST को सारा अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये आपका सेकंड पेपर 2 का सेकंड सेक्शन में क्वेश्चन इससे आएगा। इसके बाद जनसंख्या लाभ, ये भी इसका एवरग्रीन क्वेश्चन है, क्योंकि ये भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड के एज से गुजर रहा है और अभी 20-25 साल तक उसी एज में रहने वाला है। तो ये सबके लिए एवरग्रीन है, BPSC के लिए, यूपी के लिए, यूपी सबके लिए एवरग्रीन क्वेश्चन है। तो सारा एंगल तैयार कर लीजिए इसका। फिर कृषि एग्रीकल्चर मार्केटिंग से भी तैयार कर लीजिएगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी एक काफ़ी हॉट टॉपिक है BPSC का। वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबके लिए हॉट टॉपिक है, लेकिन बिहार का फेवरेट है ये, इसका भी सारा तैयार कर लीजिएगा। और बिहार में जो डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय असमानता बहुत ज़्यादा है। तो इसको लेकर हमेशा बिहार क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि यहाँ देखिए आप कि क्षेत्रीय विकास से क्या तात्पर्य है, बिहार के आर्थिक विकास में क्षेत्रीय नियोजन कहाँ से सफर रहा। ये क्वेश्चन पूछा है 56-60वीं में, लेकिन ये मत समझिए क्वेश्चन आगे नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन अभी 60 से 62वीं-63वीं में पूछा हुआ नहीं है, 64वीं में। तो मान लीजिए कि जो लोग 65वीं देने वाले हैं, तो आप तैयार कर लीजिए। देखिए आप क्वेश्चन गैस कर लीजिए कौन क्वेश्चन पहले से पूछा जा रहा है और कौन 63वीं 64वीं में पूछा नहीं है। तो उसका ज़्यादा संभावना है कि वो आपका 65वीं या 66वीं में पूछेगा। तो जो लोग भी 65वीं का मेंस देने वाले हैं या जिनको 66वीं की प्रिपरेशन करनी है, तो आप इस प्लानिंग के तहत तैयारी कीजिए कि आपको ज़्यादा आपको लोड ना रहे। तो ये एक अच्छा तरीका है कि पहले से क्वेश्चन को गेस करने का। और मैं आपको इसमें हेल्प कर दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन का आपको तैयार करना है। और इसका जो PDF होगा दोस्तों, वो मैं आपको डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। जो इसका AD सिविल सर्विस से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ वहाँ सब जाके इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बिहार स्पेसिफिक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 2 के सेकंड सेक्शन में, स्पेशली ज्योग्राफी को लेके। तो मैं यहाँ पर चर्चा कर दे रहा हूँ। तो जैसे कि देखिए किस प्रकार भारतीय मानसून का परिवर्तनशील स्वभाव कृषि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है बिहार के विशेष संदर्भ में। तो देखिए भारत को तो बताना ही यहाँ पर बिहार को स्पेसिफिक ले लेना है, ठीक है। इसके अलावा अपने पंचवर्षीय योजनाओं में बिहार गरीबी हटाने में किस हद तक सफल रही है। देखिए पंचवर्षीय योजना हट गया है, लेकिन आपको उसका सारा एंगल तैयार कर लीजिए, जो हमेशा ही पूछते ही रहता है। 64वीं में कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पंचवर्षीय योजना से पूछेगा, लेकिन पूछ लिया था। तो आप तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा बिहार की प्राकृतिक विपदाएं बिहार में निर्धनता का प्रमुख कारण है। तो ये भी क्वेश्चन एवरग्रीन है, क्योंकि बिहार में हमेशा से प्राकृतिक आपदा आती ही रहेगी। बाढ़ तो हर साल का है, इसके अलावा सूखा भी आ जाता है, और बाढ़ केवल उत्तर बिहार में नहीं बल्कि पटना में भी आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। तो ये क्वेश्चन हमेशा बना रहेगा, ये कभी खत्म होने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है, जब तक कि बाढ़ खत्म नहीं हो जाता। इसके अलावा ये क्वेश्चन देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसको आप मत तैयार कीजिए। देखिए स्पेसिफिक आप कोई मत तैयार कीजिए, क्योंकि 47वीं पूछा हुआ था 2007 में, उस समय ये चल रहा था 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसलिए पूछ लिया ये। लेकिन कभी भी आपको आगे 11वीं 10वीं स्पेसिफिक नहीं पूछेगा वो। आपको क्या करना है ना कि पहली से लेकर 12वीं तक जो जो उसका स्पेसिफिक उसका जो विशेषता है और क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा है हमारे देश पे और बिहार पे, उसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो वैसे ही आएगा आपका, कभी भी ये नहीं आएगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बताइए, क्योंकि उस समय करंट था इसीलिए पूछा हुआ था। तो आप अपने अकॉर्डिंग हमें तैयार कर लीजिए। मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आप उसको तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने बताया था कि कृषि एक बड़ी समस्या है हमारे बिहार में और काफ़ी डिपेंडेंसी है कृषि पर, तो इसको लेकर क्वेश्चन हमेशा बनेगा। जैसे कि यहाँ पूछा हुआ है कि बिहार में कृषि उपजों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन स्थिर क्यों है, इनके आधारभूत कारणों और उन्हें दूर करने का प्रयास कीजिए। तो आप बिहार में एग्रीकल्चर का सारा एंगल तैयार कर लीजिए कि एग्रीकल्चर की मुख्य समस्या क्या है, ठीक है, समस्या क्यों है और इसका समाधान के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। इससे जुड़े जो भी रिफॉर्म हुए हैं पहले या इससे रिलेटेड जो भी सरकार की अभी वर्तमान में योजनाएं चल रही है, चाहे वो राज्य सरकार की केंद्र सरकार की हो, सारा एंगल तैयार कर लीजिए। और अपने स्तर पर भी जो आपके नवाचारी उपाय हैं उसको भी डालने का प्रयास कीजिए।
ठीक है, तो इसको लेकर आपको पूरा तैयार करना पड़ेगा। इसके अलावा बिहार राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ये भी क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि अभी चल रही है, आपको कोसी मेची को जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। बिहार में नदी जोड़ों का भी अभी बहुत जोर शोर पर है बाढ़ को लेकर, तो ये क्वेश्चन आगे बने रहेगा। तो आपको एक अंदाजा लग रहा होगा कि आपको कैसे तैयार करना है। जबकि ये सेक्शन है फ्रेंड्स, ये सेक्शन आपका पेपर 2 का सेकंड सेक्शन है, पॉलिटिकल सेक्शन नहीं है ये आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का सेक्शन है। फिर भी आप देख रहे हैं कि आप क्वेश्चन इसमें गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होगा। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन कि बिहार में समृद्ध प्राकृतिक साधनों के बावजूद औद्योगिक विकास की धीमी गति क्यों है। ये क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि प्राकृतिक साधन हम लोग पास है ही नहीं। ये क्वेश्चन 93 में आया हुआ था, 95 में आया हुआ था, उसमें बिहार झारखंड एक था। तो इस सब क्वेश्चन को आप किनारे लगा दीजिएगा। ये बात मैंने ऑप्शन ने बताया हुआ था कि जनजाति को लेकर क्वेश्चन कभी भी नहीं आने वाला आपका वहाँ पे। ठीक है ना, जनजाति की समस्या क्या है कि कोई झारखंड का प्रॉब्लम हो गया, वो बिहार का प्रॉब्लम अब नहीं रहा है। तो उसी तरह से जीएस में भी जो सेक्शन 2 है, वहाँ पर कभी भी संसाधन को लेकर प्रचुरता, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। हाँ, बिहार को लेकर क्वेश्चन आएगा तो ये डेमोग्राफी डेवलपमेंट को लेकर क्वेश्चन आ सकता है, एग्रीकल्चर को लेकर आ सकता है, इंडस्ट्री पॉलिसी क्या हो इसको लेकर आ सकता है, फूड प्रोसेसिंग को लेकर आ सकता है, या फिर औद्योगिक नीति कैसी होनी चाहिए इसको लेकर आ सकता है। कभी भी आपका ये सब क्वेश्चन को लेकर नहीं आएगा। तो आपको अंदाजा लग रहा होगा कि आपको तैयार क्या करना है। ठीक है, बाकी पंचवर्षीय योजना रहने दीजिएगा, पंचवर्षीय योजना का होलिस्टिक तैयार कर लीजिएगा, स्पेसिफिक मत तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग दिया गया है कि अलग अलग पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो आपको तैयार नहीं करना। हाँ, लघु उद्योग का पूरा तैयार करिए। लघु उद्योग अभी बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े उद्योग तो अभी नहीं लगे हैं बिहार में, पर छोटे उद्योग की संभावना अभी अभी भी है, स्पेशली फूड प्रोसेसिंग के। तो क्वेश्चन हमेशा बना रहेगा, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। एग्रीकल्चर का 360 डिग्री तैयार कर लीजिए, और हरित क्रांति का प्रभाव भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हरित क्रांति का प्रभाव बिहार में भी देखने को मिल रहा है, स्पेशली जो अधिक से अधिक हम लोग उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं अभी। हालांकि बिहार पंजाब के लेवल पर पहुंचा नहीं है, लेकिन उसके इम्पैक्ट दिखाई देने लगे हैं, तो इसीलिए इसको तैयार कर लीजिए हरित क्रांति को। ठीक है, बाकी आर्थिक सुधार को आप देख लीजिएगा, क्योंकि आर्थिक सुधार हमेशा से प्रासंगिक रहा है। निर्धनता एवरग्रीन है, और अर्थव्यवस्था के अन्य प्रश्न, तो इसमें भी आपको स्पेशली आपको संसाधन से क्वेश्चन आएंगे, तो उसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, भारत सरकार की प्रमुख योजना, तो देखिए फ्रेंड, योजना की जहाँ तक बात है तो आप लेटेस्ट योजना देख लीजिएगा, जो सरकारी 7 निश्चय कार्यक्रम है, हर घर जल कार्यक्रम है, तो वो सब आप देख लीजिएगा, पहले का योजना छोड़ दीजिएगा। ठीक है, जैसे भारत निर्माण पहले की योजना थी, इसका यूज कर सकते हैं आप अपने आंसर को मॉडिफाई करने में, लेकिन स्पेशली क्वेश्चन इससे नहीं आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आएगा भी ना आपका योजना से, तो इधर का क्वेश्चन आएगा जो रिसेंटली 3-4 साल में सरकार ने शुरुआत की है। ठीक है, भूगोल से संबंधित प्रश्न, तो भूगोल से संबंधित प्रश्न देख लीजिएगा आप। इसमें आपको मेनली है आपको प्रायद्वीपीय भारत की संरचना वगैरह हो गया, प्लेट विवर्तन की, ये सब क्वेश्चन को थोड़ा बहुत देख लीजिए। हालांकि क्वेश्चन अब कम आते हैं, पहले क्वेश्चन ज़्यादा आता था, ये अब ये क्वेश्चन कम आने की संभावना है। हाँ, जनसंख्या बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या के सारे एंगल से क्वेश्चन बनेगा, चाहे स्किल्ड स्किल्ड पॉपुलेशन की समस्या हो, या जनसंख्या से गरीबी की हो। माइग्रेंट वर्कर अब बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक हो गया, तो इसको लेकर मान के चलिए कि 65वीं में या 66वीं में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आप उसका सारा एंगल तैयार कर लीजिएगा माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर, अगर आप 65वीं देने वाले हैं तो। ठीक है, बाकी साइंस एंड टेक है, तो फ्रेंड साइंस एंड टेक में जो क्वेश्चन होगा वो आपका जनरली करंट को लेकर होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे स्मार्ट शहर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो स्मार्ट शहर उस समय चर्चा में था, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इसका प्रासंगिकता खत्म हो गया है। स्मार्ट शहर का टारगेट 2020 तक रखा गया था, और अभी भी जो टारगेट था हम लोग अचीव नहीं कर पाए, तो क्वेश्चन इससे हमेशा बनेगा, तो तैयार कर लीजिएगा इसको। वैसे भी बिहार में शहरीकरण की समस्या है, तो ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा। ठीक है, इसके अलावा भारत में नदियों के जाल होने के बावजूद जो समस्या है, तो ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन इन्वायरमेंट का है ये, लेकिन इसको आंसर लिखने का तरीका जो होगा आपका ना, वो साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ होगा। इसमें आपका अपनी नवाचारी भूमिका पूछेगा, या पूछेगा कि साइंस एंड टेक का कैसे यूज करेंगे, तो उस समय का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ होगा उसको आप ले लीजिएगा। ठीक है, इसको आप पारंपरिक तरीके से लिखने का प्रयास मत कीजिएगा। इसका नाभिकीय ऊर्जा, देखिए इसमें भी कुछ कुछ कोर सेक्टर है जो आपको हमेशा तैयार करना है। जैसे मैं बता दे रहा, विद्युत ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, इसके अलावा आपका कचरा का समस्या है, जैसे इस बार पूछा हुआ था कचरा मैनेजमेंट का। ठीक है, इसके अलावा आपका इसमें नाभिकीय ऊर्जा तो मैंने बताया है। हाँ, अंतरिक्ष में इसरो के अचीवमेंट, आप 1975 से लेकर अब तक का जो भी अचीवमेंट सबको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ बेसिक है, बेसिक तैयार रहेगा तो करंट से जोड़ने में आपको हेल्प मिलेगा उसको। ठीक है, बाकी हमारा जो आईटी सेक्टर है उसका भी तैयार कर लीजिएगा। अब प्रदूषण, प्रदूषण तो बिल्कुल एवरग्रीन है।
प्रदूषण अभी स्पेसिफिक तैयार कर लीजिएगा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, मृदा प्रदूषण, ये सारों चारों तैयार कर लीजिए, हमेशा क्वेश्चन आएगा। और उसके लिए क्या क्या सरकार प्रयास करे उसको लेके। और ऊर्जा में भी नवीकरणीय ऊर्जा पूछेगा क्वेश्चन आपसे, ठीक है। बाकी आपका जो उदय है वो आपका पूछा हुआ था, बिजली कंपनी को लेकर पूछा हुआ था, तो आप तैयार कर लीजिए। बाकी आप देख लीजिए यहाँ से, बिहार की ऊर्जा आवश्यकता, हाँ ये हो गया। न्यूक्लियर नाभिकीय, तो फ्रेंड्स इसमें भी ऐसा नहीं है कि इसमें आप गैस नहीं कर सकते, गैस इसमें भी कर सकते हैं। जैसे कि कचरा प्रबंधन, ये क्वेश्चन आपका 48 से 52 में पूछा गया, फिर हम लोग का पूछा गया था ये 64 में पूछा गया था ये। फिर गैर परंपरागत स्रोत, ये भी पूछा गया था हम लोग का उसमें। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं कि आप यहाँ पे गैस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप 3 या 4 क्वेश्चन को गेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक आध क्वेश्चन बिल्कुल करंट हो सकता है, तो आप उसमें करंट तो पढ़ेगा ही पड़ेगा। कंप्यूटर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर को रहने दीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर। हाँ, इसके जगह IT सेक्टर को तैयार कर लीजिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर साइबर चुनौती या साइबर क्राइम, साइबर सुरक्षा, इस सब का आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब कंप्यूटर पहले का हो गया है, देखिए सब, इसलिए 40वीं या 44वीं पूछा हुआ है कि कभी भी। हाँ, क्वांटम टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपका अभी पूछेगा, ये सब कंप्यूटर पहले का चीज़ था, ठीक है ना। और चिकित्सा, स्वास्थ्य चिकित्सा प्रौद्योगिकी, इसमें भी आपका पूछेगा भी ना, तो पूछेगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछ देगा आपका, इसमें कैसे यूज कर सकता है, क्वांटम टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग इसमें, तो वो सब चीज़ को लेकर पूछेगा। तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि आपको पढ़ना क्या अब है। इसरो का भी डेवलपमेंट मैंने बता दिया आपको, और DRDO का भी मैंने बता दिया। इसके अलावा पर्यावरण बता ही दिया आपको, सारा एंगल लेना है। पॉल्यूशन में भी आपको सारा बता देना है कि आपको जल प्रदूषण, वायु, ध्वनि, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप बिल्कुल गेस कर सकते हैं, बिल्कुल आप कंफर्ट जोन में जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप पेपर 1 पेपर 2 के लगभग 100 क्वेश्चन तैयार करके जाएं, तो आप लगभग उसमें से 80 से 90% क्वेश्चन आपके रेंज में होगा। बाकी 10% क्वेश्चन हमेशा बाहर रहे, तो आपको उसके हिसाब से तैयार करके जाना पड़ेगा करंट को लेके, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन 53 से 55 में पूछा गया है। कूड़े के ढेरों अस्त व्यस्त यातायात से भर चुके, जबकि ये क्वेश्चन 64 में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रहा है कि जो समस्या पहले थी और जिसका निदान अब तक किया नहीं गया है, वो आगे भी पूछा जाएगा, वो क्लियर है, ठीक है। तो आप उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया, मैंने सारा चीज़ बता दिया आपको कि आपको क्वेश्चन कहाँ कौन कौन तैयार करने हैं, कैसे तैयार करने हैं, और कैसे आप आगे का क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लगभग मैंने 70 से 80 टॉपिक बताया है सबका मिला के। तो आप उसको अपने हिसाब से तैयार कर लीजिएगा, और इसका जो PDF होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ADCV सर्विसेज, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।